नमस्कार साथियों, श्रव्य एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रिवीजन क्लास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम एक क्लास आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है पारिस्थितिकी पिरामिड एवं अन्य टॉपिक पे चर्चा की थी। आज हम जो है यहाँ बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। उसको आरंभ करने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो है किस प्रकार से पोषक तत्वों का चक्रण होता है। ठीक है। हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक होते हैं। ठीक है। तो जो तत्व मुख्य भूमिका अदा करते हैं, चाहे जीव के संदर्भ में चाहे पौधे के संदर्भ में, है ना, तो उन तत्वों को सबसे पहले उनका किस प्रकार से चक्रण होता है, किस प्रकार से उनका संचरण होता है, मूवमेंट होता है, उसे हम जान लेते हैं। और कौन कौन से तत्वों की कैटेगरी होती है ना, उसे भी जान लेते हैं। और उनकी क्या क्या प्रतिशतता होती है उसे यहाँ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण जो है किस प्रकार से होता है, सबसे पहले उसे देखते हैं। जैव मंडल में विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से संचरण होता है। जैव मंडल में विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से संचरण होता है, मूवमेंट होता है। इन तत्वों का सकल द्रव्यमान जो होता है, यानी कि उसका पूरे के पूरे जो द्रव्यमान होता है वो प्रायः एक समान रहता है, तथा ये तत्व जैविक समुदायों के उपभोग के लिए सर्वदा सुलभ होते हैं। यानी कि पारितंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी तत्व हैं उनका सिर्फ जैविक से अजैविक में और अजैविक से जैविक में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, संचरण होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है, एक समान बना रहता है, और वो सर्वदा जो है हमारे लिए उपलब्ध होते हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है। यही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। आगे कहते हैं कि जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो किसी पौधे या जीव जंतु के निर्माण में जो पोषक तत्व से निर्मित होता है वो जीव या पौधा, तो वो उसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कैसे? पहला जो वर्ग होता है वो बृहद पोषक तत्व, दूसरा गौण या सेकेंडरी, और तीसरा जो होता है वो सूक्ष्म। यानी कि किसी जीव का निर्माण इन्हीं 3 प्रकार के पोषक तत्वों से निर्मित होता है। ठीक। जो बृहद पोषक तत्व होते हैं उसमें जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एवं फास्फोरस शामिल होते हैं। अब इन बृहद तत्वों का क्या परसेंटेज बनता है, क्या पूर्ण भागीदारी बनती है, उसे हम देख लेते हैं। जो बृहद मेजर पोषक तत्व होते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आपका कार्बन, जो 45% हिस्सेदारी रखता है। वहीं ऑक्सीजन जो है दूसरे स्थान पे होता है, जो लगभग 43% अपनी भागीदारी रखता है। ठीक है। और हाइड्रोजन की जो भूमिका होती है वो लगभग 6% के आसपास होती है। वहीं नाइट्रोजन जो है 1 से 3% के बीच जो है, ये किसी जीव के, किसी पौधे के निर्माण में, उसके सकल शुष्क जैवभार में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बृहद पोषक तत्व होते हैं उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, है ना, तो ये जो हैं किस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी रखते हैं उसे हमने जानने का यहाँ प्रयास किया। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है कुछ जो पोषक तत्व प्रकृति में प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से पौधों के विकास में, जीवों के विकास में क्या भूमिका अदा करते हैं, उसे हम यहाँ संक्षिप्त में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न बनते हैं। यहाँ तथ्य के रूप में ये जो है टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन है वो जो है पौधों या जंतुओं के वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे? जो प्रोटीन होता है उसका जो मुख्य घटक होता है वो आपका नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो कोई भी जीव जंतु
पेड़ पौधे अपने विकास को जो है गति नहीं दे पाएंगे, स्वरूप नहीं दे पाएंगे। ठीक है। वही फास्फोरस जो है वो पौधों की जड़ों के विकास एवं फल को पकने में सहायक होता है। ठीक है। अगर किसी पौधे में फास्फोरस की कमी है तो जो उसके फलों का जो पकने का समय है वो निर्धारित नहीं हो पाएगा, उसकी जड़ों का विकास सही रूप में नहीं हो पाएगा। वहीं जो सल्फर होता है वो प्रोटीन एवं वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। यानी कि जंतुओं में या पेड़ पौधों में प्रोटीन एवं वसा का जो निर्माण होता है उसके लिए सल्फर जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब सबसे मुख्य जो आता है वो आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। यहां से प्रश्न आता है कि पत्तियों में जो हरित लवक होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें जो आपका मुख्य जो घटक होता है वो मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जो है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सहायक होता है, तो उसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब यहाँ पे एक और तत्व आ जाता है आपका मॉलिब्डेनम। ये जो है दलहनी फसलें जो होती हैं जैसे अरहर हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, तो इन फसलों में जो है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो ये छोटे छोटे तत्व पाए जा रहे हैं, हालांकि ये बृहद तत्वों में शामिल है, तो इनका जो है भागीदारी पौधों या जंतुओं के विकास में किस प्रकार से सहायक है, जो तथ्य यहाँ पे निर्मित होते हैं इनसे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उसे हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से हमारा मुख्य टॉपिक शुरू होता है, जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियो केमिकल साइकिल। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोजियो केमिकल साइकिल होता क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है आज बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में जानेंगे, फिर कौन कौन से चक्र महत्वपूर्ण है, जैसे जल चक्र हुआ आपका, है ना, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, इसको जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में अजैविक तत्वों की जैविक प्रावस्था स्टेज कहता है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। परिभाषा के स्वरूप में आपको ये काफी क्लिष्ट लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम इसको समझते हैं अभी। सबसे पहले है अजैविक, है ना, दूसरा आपका है जैविक। अब अजैविक में आपका आ जाएगा जैसे मृदा हो गया, मृदा, प्रकाश, वायु, फिर इसी में स्थल आ गया, चट्टानें। कह रहा है कि अजैविक तत्वों की जैविक प्रावस्था में परिवर्तन, यानी कि कोई तत्व है वो जैविक तत्वों में, जैसे आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी कि जो प्रकृति में आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, सल्फर है और आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो इन जो का जो परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, संचलन हो रहा है, वो अजैविक से जैविक या जैविक से अजैविक किस प्रकार से ये चक्रण हो रहा है, ये पुनरागमन हो रहा है, इसी को हमें समझना है। और यही जो पूरा प्रक्रम है, यही जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। यानी कि कोई तत्व है वो मृदा में रहेगा
और किस प्रकार से वो मृदा से फिर वायु में जाएगा, फिर किसी जीव जंतु में जाएगा, फिर पुनः जीव जंतु जब वो डिकम्पोज होगा तो फिर मृदा में जाएगा, फिर वो जो है वायु में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से पूरा ये जो प्रक्रम है, ये जो चक्र चलता है, ये जो पूरा क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, इसी को हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। और यही जो पूरी समझने की प्रक्रिया है, इसको अगर एक टॉपिक का नाम दे देंगे तो वो है आपका जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पे आप देखते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र को पोषकों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा रहा है। कितने भागों में? दो भागों में। कैसे? पहला है आपका गैसी चक्र। जैसे हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो चट्टानों में, मृदा में नहीं प्राप्त होता है स्वतः, या क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप में, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है किन जैविक अणुओं की या जीवाणुओं की किस प्रकार से हमें, या शैवालों की किस प्रकार से हमें सहायता मिलती है, तो वो सब जो है अभी हम अध्ययन करेंगे, जो है गैसी चक्र के रूप में नाइट्रोजन चक्र की, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि इसको हम जो है दो भागों में बांट दिए हैं, कि गैसी चक्र के रूप में और अवसादी चक्र के रूप में। तो किस अवसादी से तात्पर्य है चट्टानों का जो है सेडिमेंट्री जो साइकिल होता है, उसमें चट्टानों से संबंधित जो चट्टानों का जब अपक्षय अपर्दन होगा तो वो किस प्रकार से जो है तत्वों के चक्रण में, तत्वों के रूपांतरण में सहायक होगा, तो वो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है गैसी चक्र। गैसी चक्र के अंतर्गत ये चक्र गैसों के रूप में वातावरण में पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में संचालित होते हैं। गैसी चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन है आपका, कार्बन है ना। जल चक्र जो होता है, जो आप जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन होता है ना H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ पे हैं। तो हाइड्रोजन गैस का, यानी कि हाइड्रोजन तत्व का हम यहाँ पे गैसी चक्र के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है आपका कार्बन चक्र। कार्बन स्वतंत्र रूप में पाया नहीं जाता है, CO2 के रूप में संलग्न होता है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, वो किस प्रकार से पूरे पारिस्थितिक तंत्र में चक्रण उसका होता है, उसे हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला है आपका गैसी चक्र के अंतर्गत ऑक्सीजन चक्र। इसे भी हम स्वतंत्र रूप में भी और जल चक्र के माध्यम से भी यहां जानने का प्रयास करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है नाइट्रोजन चक्र। ये काफी कठिन भी है, लेकिन हम इसे बेहतर रूप में यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये किस प्रकार से जो है इसका रूपांतरण होता है मृदा से, फिर पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, वायुमंडल में किस प्रकार से, फिर पेड़ पौधों में, है ना। तो पूरा जो है ये जो सर्कल है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मोटे मोटे में हमने ये देख लिया कि गैसी चक्र के अंतर्गत आपके जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र ये प्राप्त होते हैं, ठीक। अब वहीं अवसादी चक्र के रूप में जो है फास्फोरस और सल्फर चक्र शामिल होता है, ठीक है। तो फास्फोरस चक्र जो होता है, जैसे चट्टाने हैं तो चट्टानों में अनाच्छादन होगा, है ना, उनका अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, फिर वो किस प्रकार से मृदा में मिलेंगी, है ना, फिर जलीय तंत्र में मिलेंगी। तो वो जो पोषक तत्वों का, जो फास्फोरस युक्त पोषक तत्वों का जो चक्रण होगा, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उसी संबंध में जो सल्फर होता है, सल्फर जो है जानते हैं, ये ज्वालामुखी का चित्र, यहाँ सल्फर गैस निकलेगी, वो किस प्रकार से जो है वातावरण में जाएगी, फिर उसके बाद वो, है ना, हमारे पेड़ पौधों में आएगी, किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो उसका भी जो है पूरा हम डिटेल एनालिसिस सल्फर चक्र के अंतर्गत अभी आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गैसी चक्र के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहला था जल चक्र। अब जल चक्र क्या होता है? जल जानते हैं, जल ही जीवन है। जल हमें प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में प्राप्त होता है, ठीक है। और जल हमारे मानव शरीर का जो है लगभग 2/3 भाग के आसपास लगभग जो है ग्रहण करता है। अगर हम लोगों का शुष्क जैव भार निकालें तो मुश्किल से ही कुछ किलोग्राम में प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए जो जल चक्र होता है वो सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि जल विहीन जो है अगर पृथ्वी हो जाए तो फिर यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, है ना। किसी अन्यत्र ग्रह की अगर हम खोज करते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो है हम जल की ही प्राप्ति करने की जो है चेष्टा करते हैं, कि वहाँ पे अगर जल मिल जाए तो फिर जीवन
वहां पे स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो वाटर साइकिल है उसे देख लेते हैं। जल चक्र के अंतर्गत इस प्रक्रम के द्वारा जल जिस प्रक्रम के द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, यानी कि एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल अपने स्वरूप को निरंतर बदलता रहता है, जैसे महासागरों में, वायुमंडल में और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं जल नदियों में भी प्राप्त होता है, हिम टोपियों पे भी प्राप्त होता है, ग्लेशियर पे भी प्राप्त होता है, झीलों में भी प्राप्त होता है, पेड़ पौधों में भी प्राप्त होता है, मनुष्यों में भी प्राप्त होता है। तो जल जो है सर्वत्र विद्यमान है, बस उसकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो उसका प्रक्रम है पूरा, यानी किस प्रकार से वायुमंडल में जा रहा है, किस प्रकार से पुनः पृथ्वी पे आ रहा है, किस प्रकार से पुनः मृदा में चला जा रहा है, किस प्रकार से पुनः महासागर में चला जा रहा है, तो ये जो पूरा प्रक्रम है, ये जो पूरा चक्रण हो रहा है, यही जो है यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आगे है तो उसी क्रम में जो एक एक उसका जो मुख्य घटक है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाष्पीकरण आपका आता है, इवेपोरेशन। ठीक है, तो वाष्पीकरण के माध्यम से जल चक्र जो है किस प्रकार से निर्धारित होता है उसे हम जानते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी पे सर्वाधिक जो ऊष्मा का स्रोत है वो सूर्य है ना। तो सूर्य के विकिरण से जो है वाष्पीकरण होगा, सागरों में, महासागरों में, जलीय तंत्रों में, नदियों में, झीलों में, है ना। तो उससे जो है जल गर्म होकर जलवाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, है ना, आकाश में जाएगा, फिर वहां पे कुछ प्रक्रिया होगी, उसे हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। वाष्पीकरण के अंतर्गत सूर्य की ऊष्मा या सौर विकिरण के कारण नदियों, झीलों और समुद्रों का जल गर्म होकर जलवाष्प में बदल जाता है और ऊपर उठने लगता है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समझ में आया? सपोज कीजिए ये कोई वाटर बॉडी है, कोई जल निकाय है। ठीक है, चाहे आप इसे झील मान लीजिए, चाहे आप इसे खुला महासागर मान लीजिए। ठीक है, और यहां पर सूर्य का प्रकाश जो है यहां पर पड़ रहा है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है जल निकाय में, वो जो है सूर्य के जल को गर्म कर रही है, उष्मित कर रही है, तापित कर रही है। ठीक, तो यहां से जल गर्म होकर यहां से ऊपर उठ रहा है वाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में। ठीक है, और ये ऊपर उठने के क्रम में फिर जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, जानते हैं, फिर संघनन की प्रक्रिया होती है, फिर छोटी छोटी बूंदों में निर्मित होगा, फिर पुनः वर्षण करेगा। तो आगे जो है जो प्रक्रिया आएगी अभी हम उसे जानेंगे। अभी केवल हम वाष्पीकरण के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं कि जल चक्र में वाष्पीकरण की क्या भूमिका होती है। ठीक, तो आपने ये देख लिया सूर्य किस प्रकार से ऊष्मा दे रहा है जलीय निकाय को, उसके बाद यहां से जो है गर्म होकर जल जो है ऊपर उठ रहा है। ठीक, तो ये प्रक्रिया जो है यही वाष्पीकरण है आपकी, और ये वाष्पीकरण नदियों में, झीलों में और समुद्रों में घटित होता है, संपन्न होता है। ठीक, अगला है आपका संघनन। अब संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है? अत्यधिक ऊपर जाने पर तापमान कम होने के कारण जलवाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अब इसे हम थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लेते हैं। सपोज कीजिए जो वाष्पित जल था, अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि वाष्पित जल जब सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त किया तो ये ऊपर उठना शुरू हुआ। अब यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया समझाई जा रही है कि अत्यधिक ऊपर जाने पर तापमान कम होने के कारण, तापमान कम क्यों हो रहा है? आप जानते हैं एक टर्म होता है नॉर्मल लैप्स रेट। ये लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसके क्रम में क्या होता है कि जब आप जो है 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे, यानी कि एक किलोमीटर अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं
तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। ठीक, तो उसी क्रम में कहा जा रहा है कि जब वाष्पीकरण हो रहा है तो ऊंचाई पे जल जा रहा है, वाष्प जा रही है, तो उसी क्रम में क्या हो रहा है कि वहां पे तापमान कम प्राप्त हो रहा है, तो वहीं पे जो है तापमान कम प्राप्त होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, जो वाष्पीकरण की जो बूंदें जा रही हैं, बूंद में ही तो जा रहा है, अभी बूंदें नहीं है, अभी वाष्प के रूप में जल जा रहा है। ठीक है, जो वाष्पित जल है वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे जैसे एयरसोल होते हैं, है ना, जो धूल कण होते हैं, जो नमक के कण होते हैं, वो क्या होंगे, वो जो है यहाँ पे ऊपर के वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। तो इन्हीं कणों को आधार बनाकर वाष्प जो है संघनित होने लगती है। यानी कि ये जो कण होते हैं यही आपके आर्द्रताग्राही नाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्द्रताग्राही नाभिक। संघनन की प्रक्रिया हम पूरी समझा देते हैं आपको। तो जब वाष्प जो है सागर या किसी जल निकाय से ऊपर उठी, तो ऊपर जाने के क्रम में आप जान रहे इस दर से तापमान में कमी आ रही है, उसी क्रम में वहां पे जो है नमक के कण, धूल के कण मिल जाते हैं, जिससे वाष्प को एक आधार मिल जाता है। आधार जो होता है वही आर्द्रताग्राही नाभिक कहलाता है। उसी आधार के सहारे जो वाष्प की बूंदें होती हैं वो संघनित होने लगती हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, संघनन के क्रम में ये जो पूरी संघनन की प्रक्रिया है, एक बूंद का, जल की बूंद का निर्माण हो जाता है। फिर जब वो बूंद जो है भारी होने लगती है, फिर वो जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सतह पे गिरने लगती है, और यही प्रक्रिया वर्षण कहलाती है, जो अगली प्रक्रिया है। वर्षण। ठीक, अब वर्षण क्या होता है, जब बादलों में जल की बूंदें अत्यधिक भारी हो जाती हैं और वायु में तैर नहीं पाती, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वर्षण, वर्षा या ओलों के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। यह जल पुनः नदियों और समुद्रों में संचित हो जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक, अब मैंने समझाया आपको कि जब वाष्पित जल ऊपर गया, है ना, फिर आर्द्रताग्राही नाभिक के सहारे वो संघनित हुआ, उसके बाद वो भारी हो गया, फिर भारी होने के क्रम में वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगा। तो ये प्रक्रिया वर्षण कहलाई। इसके पश्चात ये जो वर्षा के प्राप्त द्वारा जो जल था, ये नदियों के माध्यम से फिर सागर में जाके संचित हो गया। तो ये एक क्रम जो है, जल जहां से वाष्पित हुआ था पुनः जाके वहीं पे मिल गया, तो ये चक्र निर्मित हुआ ना, यही चक्र जो है आपका जल चक्र कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। अभी हमने चर्चा किया था ना आर्द्रताग्राही नाभिक। वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो होती है उसकी, उसे आर्द्रता कहते हैं। अब आर्द्रता भी कई प्रकार की होती है, हालांकि अभी वो यहाँ पे उसे समझने का कोई उपयोग नहीं है। जैसे जैसे वायु की गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक, अब जो हमने समझा अभी, तो सबसे पहले किसी जल निकाय का वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद संघनन हुआ, उसके पश्चात वर्षण हुआ, उसके बाद संग्रहण हुआ, यानी कि महासागरों में ये जल जाके अंततः मिल गया। फिर महासागरों से वाष्पीकरण होगा, सूर्य का ताप पड़ेगा, तापन पड़ेगा। ठीक, तो वहां से फिर वाष्पित होके फिर पुनः यही चक्र चलने लग शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा जो सर्कल बन रहा है, ये जो चक्र बन रहा है, ये पूरा हमारा जल चक्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये जली चक्र का एक डायग्राम है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जल निकाय जो है, यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और यहाँ से सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर वातावरण में ऊपर उठ रहा है वाष्पीकरण के माध्यम से। ठीक, फिर यही संघनन के माध्यम से फिर यहाँ पे जल की बूंदे, भारी भारी बूंदे, बादल का निर्माण हो रहा है, फिर पुनः ये वर्षण के रूप में फिर यहाँ पे संग्रहित हो रहा है। और इससे प्राप्त जो वनस्पतियां हैं वो भी जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, जो है पत्तियां में जो स्टोमेटा पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो ये देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से ये जैविक घटक, ये अजैविक घटक पूरे चक्र को जो है संपन्न कर रहे हैं। यानी कि वही जो डिफिनीशन थी वो यहाँ पे पूरी तरह से सिद्ध हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं।
अगला है आपका कार्बन चक्र। कार्बन चक्र के अंतर्गत देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें यहां पे शामिल हैं। कार्बन सभी जीवों के शरीर का आवश्यक अंग है, यानी कि कार्बन जो है सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह जीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यानी कि जीवन के लिए जो मूल तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, इसके लिए जो कार्बन है महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्राप्त होता है। अगर कार्बन प्रकृति में ना रहे तो आप समझ लीजिए मनुष्य का या जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना कम, 0.039% मात्रा में, और समुद्र में कार्बोनेट के रूप में संचित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वायुमंडल में इसकी मात्रा है वो मुक्त रूप में नहीं प्राप्त होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से संलग्न रूप में प्राप्त होती है, और उसकी जो मात्रा है वो 0.039% है। वहीं जो सागर में, जलीय तंत्र में जो है, समुद्र में जो प्राप्त होता है कार्बन, वहां भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, वहां भी कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और उसी रूप में वहां पे संचित रहता है। अब इसके चक्र को हम समझ लेते हैं, इसके सर्कल को समझ लेते हैं, किस प्रकार से इसका चक्रण संचलन होता है। सबसे पहले हम जो इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक अल्पकालिक में, दूसरा दीर्घकालिक में, और जो अल्पकालिक चक्र होता है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा CO2 के रूप में कार्बन को वातावरण में मुक्त करते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद अपघटकों, कवक व जीवाणु द्वारा जटिल पदार्थों को सरल कार्बन में तोड़ दिया जाता है। अब इसे समझते हैं इस प्रकार से। सपोज कीजिए ये कोई पेड़ वृक्ष है, सूर्य का प्रकाश किसी वृक्ष पे पड़ता है, ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप जानते हैं कि पौधे भूमि से जल लेंगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उसी में तो कार्बन जुड़ा हुआ है, उसी की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो जब ये CO2 जो है वायुमंडल से ले रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त कर रहे हैं, तो इनका जो यहाँ पे भोजन हो रहा है पौधों का, वो जो है कार्बन के रूप में हो रहा है। ठीक। जो कार्बन है CO2 में, वो इनको, इनके जो है जैवभार के रूप में संचित हो रहा है, यानी कि पौधे जो है जो अपना शुष्क जैवभार निर्माण कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं अपने आप में, वो जो है CO2 ही तो है। पुनः जब ये वृक्ष जो है जब सूख जाएगा दीर्घ काल में, है ना, जब सूख जाएगा यानी कि जब अपनी मृत अवस्था को प्राप्त होगा, तो जो अपघटक हैं, कवक एवं जीवाणु हैं, वो उस वृक्ष को, उस घास को, उस झाड़ी को गला देंगे, सड़ा देंगे। उसके बाद वो जो है पुनः जो है सरल कार्बन के रूप में तोड़ दिया जाएगा और मृदा में मिल जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाई, यानी कि पहले वायुमंडल से पेड़ पौधे अपने जैवमास का निर्माण किए, पुनः जब वो अपनी मृत अवस्था को प्राप्त होता है तो वो जो है पुनः मृदा में मिल जाता है, यानी कि वायु से फिर मृदा में चला जाता है कार्बन। ठीक। तो इसके स्वरूप में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं। जो इसका दीर्घकालिक चक्र होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दीर्घकालिक जो चक्र होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। इस चक्र में लाखों वर्षों तक पौधों और पशुओं के अवशेष जमीन के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कोयले और जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं।
कोयले एवं जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। यानी कि जैसे जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, उसमें बदल जाते हैं। मनुष्यों द्वारा इनके दहन से यह कार्बन पुनः वातावरण में मुक्त होता है। कि यानी कि ये प्रक्रिया जो है ये दीर्घकालिक चक्र में इसलिए शामिल होती है कि कोई वृक्ष है, कोई जीव है, सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ी व्हेल है, वो जो है कितना उसके शरीर में फैट है, वो जो है अगर सतह के नीचे दब जाएगी तट पे, किसी तट पे, किसी भूगर्भिक हलचल के कारण, तो दीर्घ काल में कई हजारों वर्षों में जो उसके शरीर में संचित वसा है वो पुनः जो है ना, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब वो पेट्रो पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होगी, जब हम उसको ईंधन के रूप में जलाएंगे तो वो जो है गैस के रूप में जब जलेगी तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी वो पुनः वायुमंडल में चली जाएगी। तो वही चीजें यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। कार्बन परमाणुओं के स्थानांतरण का क्रम जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले वातावरण से उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को कैसे प्राप्त होता है वो पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती थी, आप फिर से देख लीजिए इसे, ये प्राथमिक स्तर है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, घास होगी, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। इसके पश्चात आपके शाकाहारी होंगे, फिर मांसाहारी होंगे या फिर सर्वाहारी होंगे, फिर यहाँ पे शीर्ष उपभोक्ता होंगे, ठीक। तो आप जान रहे हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं प्रथम श्रेणी के वातावरण से जो है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण घास जो तंत्र जो है जब प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक, तो उस समय जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ना, तो वही वातावरण की बात हो रही है कि जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ली जाएगी, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन वहां पे मुक्त हो जाएगी, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल CO2 चक्र पढ़ रहे हैं तो उसमें कार्बन की चर्चा करनी है। तो वातावरण से CO2 ली जा रही है, पुनः वह उत्पादक यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि घास तंत्र या पेड़ पौधे उसको ले रहे हैं और अपने जैविक तत्वों का या जैव भार का निर्माण कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि वो किस प्रकार से पेड़ पौधों से शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में, फिर शीर्ष उपभोक्ता में, इस प्रकार से पूरे जीवन का जो चक्र है जीवों के, और जो पोषक स्तर होते हैं, ट्रॉफिक लेवल जो होता है, वो किस प्रकार से पूरे ट्रॉफिक लेवल में कार्बन का चक्रण हो रहा है, CO2 का चक्रण हो रहा है मोटे मोटे में, वही समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। प्रथम श्रेणी के या पोषण तल के जीवधारी श्वसन क्रिया करते हैं। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं, ठीक, सब लोग सांस लेते हैं, सबकी कोशिकाओं में जो है विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, ठीक, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक, और CO2 गैस वातावरण में पुनः निर्मुक्त हो जाती है। यानी कि हम लोग, पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और जो जीव होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। इस प्रकार से दोनों के मध्य अंतर्निर्भरता बनी रहती है परस्पर, समझ रहे हैं? तो यही चीज यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। और इस प्रकार से इसी क्रम में जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि कार्बन का जो है चक्रण और लेन देन संपन्न हो रहा है, और इसी प्रकार से ये जो क्रम निर्धारित हो रहा है, इससे जो है कार्बन चक्र का जो स्वरूप है वो भी निर्धारित हो रहा है, ठीक। अब है जंतुओं एवं पौधों में मृत शरीर तथा जंतुओं के मलमूत्र को विशेष प्रकार के अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु CO2 तथा जल में अपघटित कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी मृत जीव है ना, जब वो अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है कोई जीव, तो उसको जो है उसकी शरीर में
स्वतः ही गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है आप जानते हैं, जो हमारे शरीर में भी माइक्रोबायोम पाया जाता है, ठीक है, वो सर्वदा, हम अभी जीवित हैं फिर भी हमारे अंदर जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे वो लाभकारी हो या हानिकारक हो, सब जो है सक्रिय रहते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब हम मृत अवस्था को प्राप्त होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, तो उनके शरीर में अचानक से तेजी से जो है जीवाणु एवं कवक जो है सक्रिय हो जाते हैं और वो शरीर को गलाने लगते हैं, फिर वो उसको जो है मृदा में मिला देते हैं। तो इस प्रकार, और उसी क्रम में जो है गैस के रूप में भी CO2 जो है निर्मुक्त होती है। तो वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है अपघटन के क्रम में। यानी कि कोई जीव जो है जब वो अपनी, यानी कि शुद्ध शब्दों में कहें तो जब सड़ने लगता है, तो वहां पे जो गंध आती है, वहां भी जो है CO2 की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसी क्रम में CO2 गैस जो है पुनः वातावरण में चली जाती है और कुछ मृत अवशेष पृथ्वी पर लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल आदि पदार्थ बनाते हैं, जिनके जलने से CO2 वायुमंडल में मुक्त होती रहती है, जिसे पौधे पुनः अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इकोसिस्टम में कार्बन का चक्रीकरण होता रहता है। वही हमने समझाया जो कि एक तो इस प्रकार से हुआ कि पेड़ पौधे गल गए और वहां से जो गलने के क्रम में जो है CO2 मुक्त हुई। दूसरा जो हमने अभी आपको समझाया कि किस प्रकार से वेल या अतीत काल में जो है कोई वन, चरम समुदाय का वनस्पति तंत्र जो है वहां पे अवस्थित था और कोई भूगर्भीय हलचल हुई वहां पे, और वो जो है पूरा का पूरा जो वनीय तंत्र था वो चट्टानों के नीचे दब गया। फिर हजारों वर्षों में जो है जब वही कोयले के रूप में, है ना, विभिन्न तापीय क्रमों के से गुजरते हुए जब कोयले के रूप में निर्मित होगा, तो जब हम उसका दहन करेंगे तो वहां से भी हमें CO2 मुक्त होती प्राप्त होगी। ठीक है, तो वहां से जो CO2 मुक्त होगी वही जो है कार्बन चक्र को पूरा करेगी। यानी कि जो कोयला बनने से पहले जब वो वृक्ष था तो उसने वायुमंडल से CO2 लिया था, अभी जब वो पुनः जलेगा तो वो जो है फिर वायुमंडल को CO2 वापस कर देगा। ठीक, तो ये जो चक्र चला यही जो है आपका कार्बन चक्र कहलाता है। अब देखते हैं कि यदि कोई कोशिकीय अपघटन, यानी कि कोशिका के स्तर पर अगर कोई अपघटन हो रहा है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को पुनः प्राप्त ना हो, तो केवल 1 वर्ष के भीतर ही संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। अब ये क्या तथ्य है, यहां पे ये बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो उसकी वातावरण में भागीदारी है, वो काफी संवेदनशील है। अगर जीवों में, पौधों में, पेड़ पौधों में अगर कोशिकीय अपघटन और जीवाश्म ईंधन के रूप में जो जलने की प्रक्रिया, यानी कि जो पेट्रोल दहन या सब चीजें हम कर रहे हैं, अगर ये प्रक्रिया हम रोक दें तो 1 वर्ष के भीतर ही पूरी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगी। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 गैस, ये हमारे लिए लाभकारी भी है और हमारे लिए हानिकारक भी है। लाभकारी इसलिए है कि CO2 गैस जो है हमें अल्प मात्रा में हमेशा चाहिए हमारी पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यही भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी हो जाती है। नहीं समझ रहे हैं? यहां पे ये कहा जा रहा है कि यदि कोशिकीय अपघटन व जीवाश्म ईंधन के जलने के से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को पुनः प्राप्त ना हो, तो केवल 1 वर्ष के भीतर ही संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर समाप्त हो जाएगी पृथ्वी से, तो पौधे किस प्रकार से जो है अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, किस प्रकार से हमारा तंत्र जो है चालित होगा, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसीलिए अल्प मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे अभी हमने देखा 0.00 है ना 39 जो परसेंटेज था उसका, वहां पे वो बना रहना चाहिए। लेकिन वहीं उसकी जब मात्रा अधिक हो जा रही है, यानी कि हम जो ईंधन से जलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ा दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी मात्रा अधिक होने से भूमंडलीय तापन की गतिविधि उत्पन्न हो जा रही है, समस्या उत्पन्न हो जा रही है, जिससे अनेक दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। तो हमें ये जो बैलेंस है CO2 के उत्सर्जन को लेके, उसे बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्वतों व चूना पत्थरों में
कार्बन की बहुत बड़ी मात्रा संग्रहित रहती है, यानी कि जो पर्वत हैं और जो चूना पर्वत यानी कि जो चूना प्रधान जहाँ पे चट्टाने हैं, वहां पर जो है आप जानते हैं कैल्शियम होता है, फिर कैल्शियम का अभिक्रिया होती है कार्बन के साथ, है ना। तो वहां पे उस प्रकार की जो चट्टानें निर्मित होंगी, वहां पे भी कार्बन जो है बड़ी मात्रा में संग्रहित है। ठीक है। अगला है समुद्री वातावरण में जल प्लवक व अन्य जीव कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अपने खोल सेल्स में एकत्रित करते हैं। जैसे जलीय तंत्र में जो मूंगा होते हैं, चट्टाने हैं ना, या घोंघा होते हैं, इनके जो खोल होते हैं आप देखते होंगे वो कैल्शियम के बने होते हैं। और उसी क्रम में जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसमें भी देख रहे हैं आप कि है ना CO3 जो है इसमें C जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो कार्बन है ये भी यहाँ पे जो है उनके खोलों के निर्माण में, उनके जीव के निर्माण में, है ना, उस पूरे तंत्र के निर्माण में कार्बन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ना कि केवल स्थलीय तंत्र में बल्कि जलीय तंत्र में भी जो है जीवों के खोलों के निर्माण में, है ना, वहां पे भी कार्बन का जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और वहां पे भी ये चक्र जो है संचालित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जो कैल्शियम युक्त चट्टानों से अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग स्वच्छ समुद्री जल के जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट युक्त खोलों के निर्माण में भी होता है। वही तथ्य का रिपीटिशन है वहां पे, यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्बन विभिन्न तत्वों के संयोग से निर्मित होकर और विभिन्न स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चाहे वो स्थल मंडल पे चाहे जल मंडल पे। ठीक है, तो वही हमने देखा कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके किस प्रकार से जो है वो जो है कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर रही। जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे कि महासागरों का जो है जो लवणता नहीं, जो अम्लता का स्तर है ना, वो बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, यही तो प्रक्रिया हो रही है, वो कार्बोनिक अम्ल बन रहा है। और आप जानते हैं महासागर में जो होता है ना, आपके जो मूंगा चट्टाने होती हैं, जो रीफ होती हैं, कोरल रीफ होती हैं, तो कोरल रीफ के लिए आप जानते हैं कि उनके लिए एक निश्चित तापमान चाहिए जल का, एक निश्चित उसकी लवणता चाहिए, एक निश्चित उसका जो है पीएच मान होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से अगर वहां पे महासागर अगर लवड़ी हो जाएंगे या महासागर अधिक अम्लीय हो जाएंगे, तो उसमें जो है उनका जीवन दुष्प्रभावित हो जाएगा। वो जो है अपने पूरे इकोसिस्टम को जो है ह्रास को प्राप्त होंगे, नष्ट हो जाएगा उनका सिस्टम। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए और इनका पुनर्चक्रण, इनका चक्रण जो है होते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले 150 वर्षों में मानवीय गतिविधियों के द्वारा वातावरण में CO2 की मात्रा 25% तक बढ़ गई है, जो 2021 तक बढ़कर 4 गुना हो जाएगी। आप जानते हैं अभी हमने देखा कि कोशिकीय शोषण से और फिर जो जीवाश्मी ईंधन जो दहन किया जा रहा है या जो फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है धुआं गैस, तो वहां से उसकी वजह से वायुमंडल में जो है CO2 का जो सांद्रता है, डेंसिटी है, वो निरंतर जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है भूमंडलीय तापन हो रहा है, घटित हो रहा है। जानते हैं एक चीज होता है क्लाइमेटोलॉजी में ऊष्मा बजट, है ना। तो ये जो है CO2 की जो बढ़ती मात्रा है, ये हमारे ऊष्मा बजट में विसंगति उत्पन्न कर रही है ना। आप जानते हैं कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, जो सूर्य से हमें विकिरण प्राप्त होता है, वो हमें लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, और जो हमें पृथ्वी से उत्सर्जन जो होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त होता है। और जो CO2 होती है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऊपर जाने नहीं देती है, वो उसको वहीं पे रोक देती है।
वातावरण में जो है, खुले आसमान में, खुले है ना, अंतरिक्ष में जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं जा पाता है, तो ये यहीं पे पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी के धरातल पे या हमारे वायुमंडल के निकट जो है, पृथ्वी के धरातल के निकट ही ये एकत्रित होने लगता है, ये जो ऊष्मा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा वातावरण गर्म हो जाता है, यानी कि ओवरऑल पृथ्वी का जो तापमान है, ओवरऑल जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर यही अल्प मात्रा में रहे, संयमित मात्रा में रहे, बैलेंस रूप में रहे, तो ये जो है हमारे लिए लाभकारी भी है। ये एक तरह से कंबल का कार्य करती है ना। ये हमारे पृथ्वी की जो औसत तापमान है उसको भी निर्धारित करती है। ठीक, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्राप्त होता है, लेकिन ये उसको वृद्धि करके, इसको निरंतर वृद्धि करने में प्रेरित कर रही है। क्यों, कैसे, आप जान, अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग वेव रेडिएशन जब निकलता है तो ये निकलने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये जो CO2 की भूमिका है, ये दीर्घ काल के रूप में हमें दुष्प्रभावित कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, जो अभी हमें यहां पर जानने का प्रयास किया। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब ये कार्बन चक्र का एक यहाँ पे इंफोग्राफिक दिया गया है, उसे हम, जो अभी हमने समझा, तो यहाँ पे उसको जो है संक्षिप्त में समझ लेते हैं। हमने यही कहा कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो पौधे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो CO2 है वो पौधों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, और यहाँ से फिर O2 जो है निर्मुक्त किया जाएगा। ठीक, और फिर CO2 जो है एनिमल भी मुक्त कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो पशु हैं वो भी CO2 मुक्त कर रहे हैं, श्वास के माध्यम से या अन्य माध्यम से। फिर जो ऑर्गेनिक कार्बन है मृदा से, वो भी मुक्त हो रहा है, जैविक। फिर जैविक में क्या था आपका, जो डिकम्पोज है ना, जो हमारा मनुष्य का शरीर या पशुओं का शरीर या पेड़ पौधे, जो भी जैव मास है, वो जब गलित अवस्था में या सड़ने की अवस्था में होता है, तो वहां भी तो अभी हमने देखा डिकम्पोजर्स जो है, कवक जीवाणु जो है मुक्त कर रहे थे ऑर्गेनिक कार्बन को, तो वो भी एक तरह से जो है CO2 के रूप में प्राप्त होता है। फिर पौधों की जड़ें जो हैं उसको यहाँ पे प्राप्त करती हैं, फिर वही जो यहाँ पे प्रक्रिया हो रही फोटोसिंथेसिस की, वो भी यहाँ पे घटित हो रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे वाहनों के द्वारा भी CO2 मुक्त हो रही है, जो जीवाश्म ईंधन के रूप में वृद्धि कर रही है। फिर फैक्ट्रियों के द्वारा भी CO2 का उत्सर्जन किया जा रहा है, और यही जो है हमारी विसंगति उत्पन्न कर रहा है पूरे तंत्र में, है ना, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा पूरा जो है, ये कि पूरा का पूरा कार्बन साइकिल था, किस प्रकार से कार्बन जो है ना, वातावरण से पेड़ पौधों में, फिर पुनः जो है मृदा में, फिर मृदा से पुनः जो है वातावरण में, किस प्रकार से पूरा इसका जो चक्रण हो रहा है, वो हमने, चाहे वो मानवीय तरीके से हो या प्राकृतिक तरीके से, सारा का सारा हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला चक्र है आपका ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस जो है वो कहते हैं कि जीवन की गैस है ना। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो मनुष्य सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की भूमिका है वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है। ठीक, तो देखते हैं कि ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत किस प्रकार से क्रियाविधि इसकी होती है, समझने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो 21% केवल स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती है, बाकी किसी न किसी यौगिक से जुड़ी होती है, स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। ठीक, जल भंडारों में यह घुलित अवस्था में मिलती है, जिसका उपयोग जलीय जीव करते हैं। यानी कि, अच्छा एक बात बताइए, कोई ठंडा जल है, कोई गर्म जल है, सर्वाधिक ऑक्सीजन कहां पे घुली होगी? कभी आपने गौर किया है? इसको इस तरीके से देख लीजिए, कभी आपको बहुत तेज प्यास लगती हो तो
आप गर्म पानी, अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो आपकी प्यास जल्दी नहीं बुझती है। लेकिन वहीं आप अगर थोड़ा ठंडा पानी पी लें तो एक गिलास में ही जो है आपकी प्यास बुझ जाती है। तो एक साधारण से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो ठंडा जल जो होता है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा घुली होती है, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहां पे जो ताजा जल होता है, उन ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। घुलित अवस्था में प्राप्त होती है। जीवों के ऊतकों में 50% से 70% तक ऑक्सीजन विद्यमान होती है। आप जानते हैं जो जीव की कोशिकाएं होती हैं, जो ऑक्सी शोषण होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है वो हम जैसे जीवों में होता है, मनुष्यों में होता है। ठीक, तो उसके लिए जो है, जो जीवों के जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उसमें 50 से 70% ऑक्सीजन विद्यमान होती है। स्रोत क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत होता है वो वायुमंडल और जल भंडार है। अभी हमने आपसे कहा कि ये जो जल है H2O, यहां पर जो O है यही तो ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन का ही तो अणु है। तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन 21% स्वतंत्र रूप में प्राप्त हो रही है, और जो जल भंडार है वहां पे जो ऑक्सीजन है वही जो है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन O2 मुक्त करते हैं। अब एक दूसरी प्रक्रिया के द्वारा हमें O2 प्राप्त हो रही है, वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और किस प्रकार से, उसे हम इस चक्र के माध्यम से देख लेते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से देख लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट, यानी कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए हैं, भूमि से जल ले लिए हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, यानी कि 6 दूना 12, लगभग 12 अणुओं का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। आ गया समझ में? अगला है आपका, इसका उपयोग क्या है? श्वसन, रेस्पिरेशन के लिए सबसे मुख्य चीज है ना, सबसे मुख्य उपयोगिता ऑक्सीजन की। श्वसन क्रिया में सभी जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। समस्त जीव जो पृथ्वी पर विद्यमान हैं वो जो है अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यानी कि भोजन जो है, ऑक्सीडेशन जो होता है भोजन का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन का पाचन होता है, वो जो ऑक्सीकरण कहलाता है, वो चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, साथ ही CO2 और जलवाष्प मुक्त होते हैं। यही प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन चक्र का भाग है। जैसे हमने भोजन किया, भोजन ग्रहण किया ग्लूकोज के रूप में या जो भी है, तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और जल तथा ऑक्सीजन CO2 मुक्त हो रही है। आया समझ में? यानी कि यहां पे जो ये प्रक्रिया पूरी घटित हो रही है, यहां पर भी ऑक्सीजन की पूरी पूरी भूमिका है। यानी कि जो हमारी कोशिकाएं जो शोषण कर रही हैं वहां पे तो ऑक्सीजन की भूमिका है ही, फिर जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके पाचन में भी ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका है, और वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने कार्बन की जो प्राप्ति हो रही थी उसको वहां पे देख लिया था CO2 के रूप में, कि CO2 जो है जो भी जीवधारी है वो मुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो यहाँ पर हमारे भोजन के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके उपयोग में हम देख रहे थे। ठीक है, ईंधनों के ज्वलन में, यानी कि अगर हम कोई ईंधन जलाना चाहते हैं तो वहां पर भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जो है माचिस की तीली नहीं जला सकते, या कोई भी दहनशील जो पदार्थ है वो अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं जल पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऑक्सीजन चक्र के जो विभिन्न चरण हैं, जो सोपान हैं, वो देख लेते हैं। सोर्स हमने देख लिया है ना, वायुमंडल और जल भंडार हैं। प्राप्ति स्वरूप जो है
वो देख लेते हैं। वायुमंडल में CO2 स्वतंत्र रूप में मिलती है, परंतु जल भंडारों में यह घुलित CO2 नहीं है, यहाँ O2 है। O2 स्वतंत्र रूप में अवस्था में मिलती है, परंतु जल भंडारों में यह घुलित अवस्था में मिलती है, अभी अभी हमने चर्चा किया। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किस प्रकार से हो रही थी वो भी हमने जानने का प्रयास किया। अब एक चीज देखते हैं, जो चक्रण था, जो चक्रण हो रहा था वो किस प्रकार से है उसे देख लेते हैं। श्वसन क्रिया में जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 और जलवाष्प वायुमंडल में मुक्त करते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने के तापमान, प्रकाश ऊर्जा के साथ CO2 जलवाष्प पैदा होता है। वही चीज यहाँ पे भी रिपीटिशन है जो अभी हमने जानने का प्रयास किया गया। अब इसे जो है हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये ऑक्सीजन चक्र हमारा संपन्न हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जो लगभग लगभग अभी हमने देखा 21% है, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। अभी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे थे, है ना, अभी जो 6O2 जो बना था उस रासायनिक अभिक्रिया में, उसे हमने यहाँ देख लिए। प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विथ फोटोसिंथेसिस, यही चीज यहाँ पे समझाया गया है। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि जो ये गाय है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त कर रही है जिसे पौधे ले रहे हैं, और ये पौधों से ऑक्सीजन ले रही है, तो ये एक सर्कल बन रहा है ना, ये एक चक्र बन रहा है ना, यही तो ऑक्सीजन चक्र है और क्या है। और वहीं पे देखा आपने, ये जो वातावरण है, ये जो है किस प्रकार से जो घास उत्पादक जो पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो जो है एक्चुअली जो प्रकाश वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मात्रा प्राप्त होती है वो पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऑक्सीजन जो गैस है ये वायुमंडल में नवीन गैस कही जाती है, यानी कि इसका जो प्रतिशतता है ये धीरे धीरे वृद्धि हुई है, अचानक से नहीं हुई है। यानी कि जब आप जो है बिग बैंग थियरी पढ़ेंगे उसके बाद वहां पे देखेंगे कि जब ज्वालामुखीता की क्रिया होती है उसके पश्चात और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आज पृथ्वी इस स्वरूप में पहुंची है, और विभिन्न गैसों का जो वायुमंडल में संगठन है विभिन्न गैसों का, वो विभिन्न स्वरूप में जो प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो रहा है वो काफी दीर्घकालिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है ना। तो वहीं पे जब ऑक्सीजन का ये जो प्रतिशत 21% पहुंचा है, तो ये क्या शुरू से ये 21% था? नहीं, ये शुरू से नहीं था। धीरे धीरे, जैसे ऑक्सीजन कहा जाता है कि पृथ्वी पे जो अमेजन बेसिन या कांगो बेसिन के जो जंगल हैं या जो विषुवतीय जंगल हैं, ऑक्सीजन के सबसे मुख्य स्रोत ये हैं। लेकिन जो सागरी तंत्र में जो शैवाल प्राप्त होते हैं, सबसे मुख्य स्रोत ऑक्सीजन के वो हैं। वहां पे जो है पृथ्वी तल पर सर्वाधिक ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना। तो वहां से जो ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है वो कहीं उस क्षेत्र की, विषुवतीय क्षेत्र की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये जो पूरा सर्कल है हमारा जो है चलता रहता है। ऑक्सीजन चक्र का जो चक्रण है ये संपन्न होता है यहीं पे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि आगे कौन सा चक्र है। आगे है आपका नाइट्रोजन चक्र। ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इस चक्र की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे, देखते हैं। नाइट्रोजन जीव द्रव्य और प्रोटीन निर्माण का आधारभूत पदार्थ है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे कोशिका के स्तर पर जो जीव द्रव्य प्राप्त होता है, साइटोप्लाज्म, और प्रोटीन निर्माण का आधारभूत पदार्थ होता है। ठीक है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, जो लगभग 78% के आसपास प्राप्त होती है, को पौधे सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। सबसे मुख्य तत्व जो है नाइट्रोजन के संबंध में वो ये है कि नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए इसे नाइट्रेट में बदलना पड़ता है। किसमें? नाइट्रेट में, NO3 में। इसकी प्रमुख जो विधियां हैं वो किस प्रकार से अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा है इस चक्र में वो ये है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्राप्त गैसों में नाइट्रोजन जो है अपनी भूमिका सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में प्राप्त होता है, 78% के आसपास प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जो पौधे हैं वो वायुमंडल से सीधे
नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में जो है ये जो चक्र है काफी क्लिष्ट हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है, और काफी इसकी जो क्रियाविधि है वो विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब उसमें विभिन्न जो है जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया की भूमिका हो जाती है, और किस प्रकार से है उसे हम डिटेल में यहां समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय स्थिरीकरण, अब ये क्या है? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या है? आकाश में बिजली चमकने और वर्षा के समय वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है। मतलब कि सपोज कीजिए अभी जैसे वर्षा का समय चल रहा है, ठीक, इस समय बिजली चमकी ऐसे करके, और यहीं पे ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अब इनका जो है संयोग हो रहा है, तो ये क्या बनेगा? NO समथिंग समथिंग। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा वो देखते हैं। ऑक्सीजन का संयोग होता है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अंततः नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं, जो मृदा मिट्टी के लवणों से मिलकर नाइट्रेट में बदल जाते हैं। यानी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका सबसे पहले जो फिक्सेशन होता है वो हमारे वायुमंडल में ही हो जाता है। जब वहां पर वर्षा के क्रम में या विक्षोभ के क्रम में जब वहां पर आकाश में बिजली चमकती है, तो उसी समय जो है वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो तत्व हैं आपस में संयोग करके HNO3 का निर्माण करते हैं अंततः, और वो जो है वर्षा के रूप में जब प्राप्त होता है, मृदा में जाता है, तो वहां पे जो है कुछ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रेट जो है निर्मित हो जाता है, और यही नाइट्रेट जानते हैं कि पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो एक प्रक्रिया पूरी हो गई, एक चक्र का एक सोपान पूरा हो गया। अगला देखते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो था वायुमंडलीय, यानी कि वायुमंडल के स्तर पे हो जा रहा था। अगला है आपका बायोटिक स्तर पे कैसे हो रहा है, वो फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन का वो देख लेते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस हमें N2 के रूप में प्राप्त हो रही है वो किस प्रकार से NO3 में बदलेगी, यानी कि नाइट्रेट में बदलेगी, और पौधे उसका उपयोग करेंगे। वो जो है प्रक्रिया जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के रूप में है ना, तो उसे हम समझ लेते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम आ गया, नाम राइजोबियम, जैसे सहजीवी जीवाणु तथा मिट्टी में क्लॉस्ट्रिडियम व एजेटोबैक्टर जैसे असहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये तीनों नाम जो हैं इसे आप बिल्कुल भी रट लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। पहला राइजोबियम, दूसरा क्लॉस्ट्रिडियम, और तीसरा जो है एजेटोबैक्टर। ये तीनों के तीनों जो जीवाणु हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, धान के खेत में जो है यानी कि जलीय जगहों पे जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो फिक्सेशन करते हैं, और उन शैवालों में भी कौन कौन? नोस्टोक व एनाबीना। एनाबीना का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि वहां पे एजेटोबैक्टर, राइजोबियम और क्लॉस्ट्रिडियम महत्वपूर्ण था दलहनी फसलों के क्रम में, और यहां पर आपका जो है जलीय तंत्र में या धान के खेतों में जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, उसमें एनाबीना और नोस्टोक जो है नीले हरे शैवाल के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का उसमें इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बायोटिक फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन का, उसमें दलहनी फसलों के क्रम में वो तीनों थे, और बाकी जो है जलीय फसलों के रूप में यानी कि धान की फसल के रूप में अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है तो वहां पे नीले हरे शैवाल जिनमें नाम है उनका नोस्टोक और एनाबीना काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया इसलिए कि ताकि ये तथ्य आपको भूले नहीं, अगर भूल भी जाता है तो आप इससे पूर्णतः रट लीजिए। ठीक है, तो यहां से जरूर प्रश्न बनते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है फिक्सेशन की, इसमें जो है अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण आता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम समझ लेते हैं। तो फिक्सेशन किस प्रकार से होता है वो हमने जान लिया
कि वहां पे जो है दो प्रकार से है, एक वायुमंडल के स्तर पे, दूसरा जैविक के स्तर पे। ठीक है, अब उसी क्रम में जो है अमोनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, फिर विनाइट्रीकरण होता है। तो हमें तो पूरा चक्र पढ़ना है ना, तो वो पूरे चक्र को कंप्लीट करने के लिए हमें विनाइट्रीकरण तक आना पड़ेगा। यानी कि अभी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो ये जो फिक्सेशन हुआ है इसको फिर पुनः वायुमंडल में कैसे मुक्त होगी नाइट्रोजन, वहां तक पहुंचाना है, तभी तो पूरा चक्र कंप्लीट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जो अमोनीकरण है वो क्या होता है? मृत जीवों के प्रोटीन, यूरिया आदि नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थों को अमोनिया में बदलने की जो क्रिया होती है वो अमोनीकरण कहलाता है। NH3 जो होता है, अमोनिया जानते यही होता है ना, रासायनिक नाम इसका। मृत जीवों के जो, यानी कि जो डेड बॉडीज हैं, मृत जीव जो हैं, उनमें जो प्रोटीन और यूरिया आदि जो प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो जटिल पदार्थ होते हैं ना, प्रोटीन और यूरिया, आप जानते हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन प्राप्त होता है ना। और प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन का मुख्य घटक ही नाइट्रोजन होता है। तो वहां पे जो नाइट्रोजन होता है, तो वो उनका जो बदलने का क्रम है, वहां पे वो सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। तो वही जो उनका बदलने का क्रम है, वही जो है अमोनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोनीकरण। और किसके बदलने का? प्रोटीन और यूरिया का। और ये प्रोटीन यूरिया कहां प्राप्त होते हैं? जीवों में, मृत जीवों में प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया? अब नाइट्रीकरण क्या है? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिक कारक जीवाणुओं जैसे नाइट्रोबैक्टर द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में बदलने की क्रिया। यानी कि कोई जीव है वो मृत अवस्था में प्राप्त होता है, उसमें प्रोटीन और यूरिया उसके शरीर में है। हम जैसे कहा जाता है, जब हम है ना यूरिन का जो विसर्जन करते हैं तो उसमें यूरिया होता है ना, तो हमारे शरीर में जो है कुछ ना कुछ अंश तो यूरिया का होता ही है। और प्रोटीन जानते हैं, जो मसल होती है हम लोगों की, वहां पे प्रोटीन होता है। तो जब कोई जीव मृत अवस्था को प्राप्त होता है, तो जब उसका अपघटन होगा तो उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के चक्र चल रहा है यहाँ पे। तो वहां पे जब अमोनिया में उसका रूपांतरण होने के पश्चात क्या हो रहा है कि जब नाइट्रीकरण होगा उसका, तो उसमें किस जीवाणु की भूमिका होगी? वो होगी नाइट्रोबैक्टर की। और नाइट्रोबैक्टर जो यहाँ पे अमोनिया निर्मित हुई है, उसको नाइट्राइट में एवं नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कर रहा है। कौन कर रहा है? नाइट्रोबैक्टर। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नाइट्रीकरण जो है, कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु भागीदारी होता है, भाग लेता है, वो है आपका नाइट्रोबैक्टर। अभी इससे जुड़ा हम प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन ये नाम आप रट लीजिए, याद रख लीजिए, नाइट्रोबैक्टर। अब यहाँ पे नाइट्रीकरण है ही, तो नाइट्री नाइट्री हो गया, बैक्टर उसको रट लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अगला है आपका विनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, विनाइट्रीकरण। अभी तक हम यहाँ पे नाइट्रीकरण देख रहे थे, अब विनाइट्रीकरण। वी का मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट, जैसे होता है ना औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों को लगाना, स्थापित करना। वि औद्योगिकरण यानी कि हम उद्योगों को बेच रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से उल्टी जस्ट उसकी अपोजिट प्रक्रिया होती है। वो क्या है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन व स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया नाइट्रेट को पुनः गैसीय नाइट्रोजन में बदलकर वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। अब ये चक्र कंप्लीट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर एक जीव पाया जा रहा है थायोबैसिलस, और दूसरा है स्यूडोमोनास। ये जो है NO3 जो नाइट्रेट पाया जा रहा है, उसको पुनः जो है अपनी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन गैस में बदल दे रहे हैं, और नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल में पहुंच जा रही है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यहां पर आके संपन्न होती है, यहां पर आकर जो है आपका नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है। कैसे? हमने देखा सबसे पहले कोई मृत जीव था, उसका अमोनीकरण होता है, फिर उस जीव का नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण होने के पश्चात जो है वो नाइट्रेट में बदल जाता है और पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वही जो नाइट्रेट है, अगर वो नाइट्रेट
थायोबैसिलस या स्यूडोमोनास को प्राप्त हो जाता है, उस बैक्टीरिया को प्राप्त हो जाता है, तो वो जो है बैक्टीरिया विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से वो जो है उसे बदल कर रूपांतरित करके नाइट्रोजन मुक्त कर देते हैं, यानी कि वो जो है गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाती है और पुनः वायुमंडल को वो प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल से चली हुई नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय है ना, विद्युत चमकने से फिर वहां पे जुड़ते हुए फिर उसके बाद जैविक जो हमने देखा अभी है ना, राइजोबियम दलहनी फसलों वाला, फिर उसके बाद जो है शैवाल, नीले हरे शैवाल है ना, एनाबीना से लेके फिर उसको देखिए पूरी प्रक्रिया से जुड़ते हुए यहाँ पे आके पुनः जो है वायुमंडल को नाइट्रोजन प्राप्त हो जा रही है। तो ये समग्रता में जो है पूरा नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे संपन्न होता है आसान भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये पूरा चक्र आपने देखा कि सबसे पहले फिक्सेशन हुआ उसका, फिर अमोनीकरण हुआ, फिर नाइट्रीकरण हुआ, फिर पुनः जो है उसका विनाइट्रीकरण हो गया। ये जो है हमने पूरा यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र जो है विधिवत देख लिया। अब डायग्राम के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके पहले जो है थोड़ा सा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वो ये है, नाइट्रोजन की कमी से जो पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता, हरिमहीनता से तात्पर्य हरिमहीनता यानी कि जो हरापन है उसमें हीनता आ जाए, यानी कि उसमें कमी आ जाए। यानी कि कोई पत्ती है अगर वो कम हरी है, यानी कि पीलापन उसमें आ गया है, तो वो क्यों होता है? वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। यानी कि पत्ती किसी पौधे की अगर वो पीलेपन को धारण कर रही है तो वो सीधा सा सूचक है कि उस पौधे में नाइट्रोजन की कमी प्राप्त हो रही है। ठीक है, पेयजल में नाइट्रोजन नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अगर आपसे प्रश्न आता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये तथ्य जो है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी वजह से होता है, तो वो पेयजल जो पीने योग्य जल होता है उसमें नाइट्रेट अगर घुला रहता है या उसकी अधिकता रहती है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब नाइट्रोजन चक्र मानवीय गतिविधियों द्वारा असंतुलित हो गया है और कई पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दे रहा है, जैसे सुपोषण, एल्गी बूम एवं अम्ल वर्षा। ये क्या चीज है? हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था कि हम खेतों में अपने ज्यादा से ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, तो जो एक नेचर का जो बैलेंस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने कृत्रिम उपायों से, है ना। तो उसके क्रम में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालने के क्रम में वो जो खेतों में पड़ा यूरिया है, जब वर्षा होती है या बृहद स्तर पे जो है हम जलीय है ना जल सिंचित कर देते हैं, तो जब वो मृदा में जो घुले नाइट्रोजन होती है, यूरिया जो होती है, वो बहते हुए किसी हमारे जल संसाधन में आ जाएगी। फिर वो जो है किसी पोखरे में या तालाब में आ गई, तो उसकी झील में आ गई, तो उसके बाद वो नीचे हमारे भूजल में चली जाएगी, उसके बाद फिर पुनः वह हमारे पेयजल में आ जाएगी। इस प्रकार से एक एक क्रम बन रहा है। दूसरा ये है कि वो हमारे जलीय तंत्र में जा रही है, तो वहां पर पोषक तत्वों की अधिकता हो रही है, तो उसके क्रम में क्या हो रहा है, सुपोषण की घटना हो रही है ना। और तीसरा अम्ल वर्षा हो रही है। जो HNO3, जो HNO3 अभी हमने देखा था, ये क्या है? ये तो अम्ल ही तो है ना, नाइट्रिक अम्ल। और एक अभी हम जब सल्फर चक्र पढ़ेंगे तो वहां पे H2SO4 देखेंगे। यही जो तत्व जो है वर्षा में मिल जाते हैं, तो यही अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है पूरे समग्रता में जो है नाइट्रोजन चक्र को समझने का प्रयास किया। अब ये जो है नाइट्रोजन चक्र का जो है एक पूरा पूरा डायग्राम है, इन्फोग्राफिक है। अब यहां पे देखिए, ये विद्युत है, यहां पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर यहां पे विनाइट्रीकरण नाइट्रोफिकेशन होता है, फिर बैक्टीरिया के माध्यम से यहां पर होता है, फिर ये पुनः NO3 में बदल जाता है, जो पेड़ पौधे लेते हैं, इसी रूप में पेड़ पौधे लेते हैं, दूसरे मुक्त ऑक्सीजन के रूप, मुक्त नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाते, या अमोनिया के रूप में या अमोनियम के रूप में भी नहीं ले पाते हैं। फिर पुनः जो है अभी हम लास्ट में हमने देखा कि जब इसका जो है
अपघटन होता है, जैविक अपघटन, तो ये पुनः जो है और किसके माध्यम से होता है, कुछ स्पेशल जो बैक्टीरिया होते हैं जो अभी हमने नाम डिस्कस किए थे उनके माध्यम से होने के पश्चात ये जो है पुनः मुक्त नाइट्रोजन जो है वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये पूरा चक्र जो है जो निर्मित होता है ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन चक्र के रूप में शामिल होता है, संपन्न होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका जो वहां पे देखे थे, एक गैसीय चक्र था, दूसरा जो है अवसादी चक्र था। ठीक, अब अवसादी चक्र में फास्फोरस और सल्फर शामिल होते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। फास्फोरस चक्र के बारे में क्या है देखते हैं। फास्फोरस तत्व जीवधारियों के जीव द्रव्य, न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए, आरएनए एवं ऊर्जा युक्त यौगिकों एटीपी में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब ये क्या चीज है, जो फास्फोरस तत्व है वो जीवधारियों के जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऊर्जा युक्त यौगिकों जैसे एटीपी। एटीपी आप जानते हैं एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में भी फास्फेट जुड़ा है यानी कि फास्फोरस। और आप एक चीज और जानते होंगे, क्रेब्स चक्र होता है एक बायोलॉजी में, ये जो पूरा प्रक्रम होता है एटीपी का वहीं पे संपन्न होता है ना, तो वो बायोलॉजी का विषय हो जाता है। लेकिन जो एटीपी है उसमें पी है, जो फास्फोरस है वो जो है वहां पे विद्यमान होता है। ठीक, में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक, यही चीज यहां पे समझाने का प्रयास किया गया, यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो हमारे अनुवांशिकी के जो है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये आनुवंशिकता में अपनी भूमिका अदा करते हैं ना, तो उसके क्रम में जो है फास्फोरस की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे कहते हैं कि मानव निर्मित पारितंत्र में उर्वरकों के रूप में भी फास्फोरस मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह चट्टानों में भी प्राप्त होता है। यानी कि हम अभी जानने का यह प्रयास किए थे कि किसी पौधे के निर्माण में जितनी भूमिका ऑक्सीजन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की थी, उतनी ही भूमिका फास्फोरस एवं सल्फर की भी थी। तो अगर फास्फोरस एवं सल्फर की मात्रा जो है मृदा में उपयुक्त मात्रा में नहीं रहेगी तो पौधे का विकास कैसे होगा। तो उसी क्रम में जो है मानव के रूप में जो है, मानव जो है उर्वरक के रूप में फास्फोरस को जो है मृदा में मिलाता है और कुछ चट्टानों के रूप में भी प्राप्त हो रही है। और चट्टानों में कैसे प्राप्त होगी, चट्टाने अपर्दन जो है वेदरिंग की प्रक्रिया के द्वारा टूटती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप फास्फोरस फास्फेट लवण के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जो वेदरिंग की प्रक्रिया है, अपक्षय या अपर्दन की प्रक्रिया जो है, अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, वहां पे क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है, वर्षा हुई, उसके माध्यम से घुल के मिल गई, या फिर अपक्षय की जो प्रक्रम होता है वो कैसे कैसे घटित होता है, उसमें आप जानते हैं या तो तापी चटकन होगी, यानी कि बहुत ज्यादा दिन के समय तापमान रहा तो वहां पे ताप चट्टानों में प्रसरण हुआ, फिर रात के समय अचानक से तापमान गिरा, फिर संकुचन हुआ तो संकुचन प्रसरण, संकुचन प्रसरण, ये क्रम चलता रहता है ना। इसके क्रम में चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं, फिर वहां से कुछ ना कुछ जो है पदार्थ उनका क्षयित होंगे, तो वही वहां से जो तत्व प्राप्त होंगे वो मृदा में जब मिलेंगे तो उससे जो तत्व निर्मित होता है वो है फास्फोरस, वो जो है पौधों को प्राप्त होगा। वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ फास्फोरस वर्षा के जल द्वारा बहकर नदियों, तालाबों एवं समुद्रों में चला जाता है। उसी क्रम में जो अभी हमने समझाया कि वहां जब चट्टानों से जो कुछ क्षयित पदार्थ फास्फोरस का जब वहां पे प्राप्त होगा तो वर्षा हो गई, तो वर्षा के द्वारा जो है वो हमारे नदियों के द्वारा, तालाबों में, समुद्रों में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर समुद्र एवं अन्य जलाशयों में शैवाल एवं पौधे उनका शोषण कर लेंगे। यानी कि अभी स्थल पर जो है वो जीव प्राप्त कर रहे थे, पौधे प्राप्त कर रहे थे फास्फोरस को, अब जो है उसको जो है जलीय तंत्र में जो शैवाल हैं या अन्य जलीय वनस्पतियां हैं वो प्राप्त कर लेंगी। ठीक, आगे देखते हैं। जलीय खाद्य श्रृंखला में फास्फोरस का क्या प्रवाह होता है, कैसे, उसे हम समझ लेते हैं। फास्फोरस का एक्चुअली जो
चक्र है वो बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत जटिल नहीं है, ठीक है, आसान सा है। उपभोक्ताओं और उत्पादकों की मृत्यु के पश्चात अपघटनकर्ता पुनः उसे अपघटित करके फास्फोरस तत्व को जल एवं मिट्टी में पहुंचा देते हैं। यानी कि यहां से शुरू करते हैं। समुद्र एवं अन्य जलाशयों यानी कि सागर एवं किसी जलीय निकाय में शैवाल एवं पौधे उनका अवशोषण शारीरिक अंगों की सतहों एवं जड़ों के द्वारा करते हैं। यानी कि वहां पर जो है जलीय तंत्र में जो शैवाल या पेड़ पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो फास्फोरस का ग्रहण किए हैं, अपने अंदर समाहित किए हैं, अपना उससे अपने शरीर का विकास किए हैं पेड़ पौधे। लेकिन जब वो जो है मृत अवस्था को प्राप्त होंगे, जब इनका जो है मृत्यु हो जाएगी, इनको पुनः अपघटन जब इनका होगा, तो उस क्रम में क्या होगा कि जो फास्फोरस तत्व है पुनः जो है अपघटन के माध्यम से जल में या फिर मृदा में फिर वो निर्मुक्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक इस प्रकार स्थलीय पौधे भी जड़ों द्वारा फास्फोरस लेकर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पहुंचा देते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात फास्फोरीकरण करके पुनः फास्फोरस तत्व को मृदा में पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो फास्फोरस चक्र की जो पूरे प्रक्रम है वो चट्टानों से शुरू होकर चट्टानों यानी मृदा में ही ये चक्र जो है कंप्लीट हो जाता है। यानी कि कोई चट्टान में अवसादी चक्र हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कोई चट्टान थी, वहां पर जो है अपक्षय के माध्यम से फास्फोरस युक्त चट्टान का क्षरण हुआ, पुनः वो नदियों तालाबों से प्रवाहित होते हुए जलीय निकाय में के पौधों को या स्थलीय निकाय के पौधों को प्राप्त हो गया। पुनः जब वो पौधे क्षयित हुए, अपघटित हुए, तो फिर पुनः वो मृदा में मिल गया। इस प्रकार से फास्फोरस चक्र जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। ये है फास्फोरस चक्र का जो है एक इन्फोग्राफिक। आप यहां देख रहे हैं कि ये सपोज कीजिए कि कोई भूगर्भिक प्रक्रम घटित होता है, जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक, यानी कि यहाँ पे कोई भूगर्भिक घटना हुई जिससे जो है चट्टानों में उत्थान या निमज्जन हुआ। ठीक है, उसकी क्रम में जो है फास्फोरस जो है यहाँ पे कुछ चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तो वो यहाँ पे आएंगी, तो इससे जो है यहाँ पे अवसाद के रूप में जो है फास्फोरस एकत्रित हुआ, ये जल निकाय को जो है ना समृद्ध किया फास्फोरस जो है, तो यहाँ पे ये फास्फोरस रिजर्व। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर जो है अंडर वाटर फास्फोरस रिजर्व हो गया है ना, यहाँ से यहाँ आकर। फिर यही जो है सबसे पहले ये देखिए कि ये अंडरग्राउंड फास्फोरस रिजर्व यहाँ पे है, यानी कि ये फास्फोरस युक्त कोई चट्टान है। ठीक है, अब यहां से लीचिंग ये जो प्रक्रिया होती है इसे निछालन कहते हैं। निछालन को इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे वो कहते हैं ना शुद्ध भाषा में कि जो है रिस रिस के यानी कि निछालित होके है ना, वो जो यहाँ से रिस रिस के जो है ये जल निकाय में यहाँ मिल रहा है ये फास्फोरस, तो ये फिर पुनः यहाँ पे जो है पौधों के द्वारा भी ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, फिर डीकम्पोजर जो है पौधों को वो कर रहे हैं, तो वहाँ यानी कि जो गाय के शरीर में जो फास्फोरस प्राप्त होगा वो भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गाय जो है इस पौधे को भोजन करेगी तो इसको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चक्र चल रहा है ये संपूर्णता में जो है ये पूरा का पूरा फास्फोरस चक्र यहाँ पे संपन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सल्फर चक्र में क्या है। अगला है आपका सल्फर चक्र। जीवधारी सल्फर का उपयोग सल्फर युक्त अमीनो अम्लों, प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन के रूप में निर्माण में करते हैं। यानी कि जो प्रोटीन और एंजाइम और विटामिन्स होते हैं उसमें सल्फर की जो भूमिका होती है काफी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि हमारे पौधों के या जीवों के जो है ना कोशिका के स्तर पे, उत्तक के स्तर पे जो भूमिका होती है प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन्स की, वो जो है सूक्ष्म भूमिका वो सल्फर के द्वारा पूरित की जाती है, संपन्न की जाती है ना। पौधे सल्फर को मृदा में सल्फेट SO4 के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ विशिष्ट जीवाणु H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि पौधे सल्फर का जो उपयोग है, पौधे सल्फर को मृदा से सल्फेट, सल्फर को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, वो सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे। जैसे वहां पे नाइट्रोजन को NO3 के रूप में ग्रहण कर रहे थे, है ना, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर रहे थे, उसी प्रकार जो है पौधे सल्फर को सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, जबकि कुछ विशिष्ट जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं। यानी कि यहां पे भी देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ S जो है ये सल्फर ही है। ठीक, अब सल्फर की कमी के कारण क्या हो सकता है उसे जानते हैं। पौधों में सल्फर की कमी से नई पत्तियों में हरिमहीनता यानी कि जो हरापन है उसमें कमी जो है हो जाती है। उसके अलावा जो है हरित लवक की वृद्धि में अवरोध तथा उत्तक क्षय जैसी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आप समझ सकते हैं, अभी हमने कहा कि अगर किसी जीव के शरीर में सल्फर की कमी है, पौधे के शरीर में सल्फर की कमी है, तो वहां पे विटामिन नहीं होंगे उसके शरीर में, मिनरल्स नहीं होंगे, खनिज नहीं होंगे, उसके शरीर में जो है एंजाइम्स नहीं होंगे, है ना, प्रोटीन नहीं होगा। तो किसी भी जीवधारी के विकास के लिए, उसके जीवन के सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जा रही है, और इनका जो मुख्य घटक है वो सल्फर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि सल्फर चक्र जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र के लिए एवं मनुष्य के जीवन के लिए या पारितंत्र के लिए, सबके लिए। अब ये जो है आपका सल्फर साइकिल है उसे हम समझ लेते हैं। अब सल्फर के जो स्रोत हैं उसे देख लेते हैं, फिर वो किस प्रकार से उसका चक्रण हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र है। सबसे पहले देखते हैं जो ज्वालामुखीयता से, वल्केनिज्म से जो सल्फर गैस निकलती है SO2 के रूप में और H2S के रूप में, वहां पर सल्फर प्राप्त हो रहा है। ठीक, दूसरा पर्सिपिटेशन यानी कि जो एसिड रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा जो हो रही है, जो जिसमें NO3 है, H2S है, H2SO4 है, उसकी वजह से जो चट्टानों में वेदरिंग हो रही है यानी कि अपक्षयण हो रहा है, वहां से भी कुछ सल्फर प्राप्त हो रहा है। और जल रनाप यानी कि बहते जल के माध्यम से जो है वो जो है H2SO4 के रूप में पौधे जो है उसका ग्रहण करेंगे, आप अभी जानते हैं। ठीक है, फिर ये जो है एक तरह से इनका अवसादन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सल्फर का जलीय निकायों में एकत्रण हो रहा है। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार से हो रहा है जलीय तंत्र में। वहीं जो फर्टिलाइजर जो होते हैं, जो हम सल्फर युक्त उर्वरक प्रयोग करते हैं चाहे अपनी फसलीय उपयोगिता के लिए, तो वहां से भी निछालन के माध्यम से, लीचिंग के माध्यम से सल्फेट जो है जलीय तंत्रों को प्राप्त होता है, जैसे नाइट्रोजन के क्रम में हमने देखा था। अब यहां पे ये जो एक सर्कल देख रहे हैं कि SO4 के रूप में जो है सल्फेट फर्टिलाइजर जो है आया, मृदा में आया, है ना, उसके पश्चात ये जो है पौधों को प्राप्त हो गया, पौधों का भोजन जीव ने किया, है ना, फिर ये जो है डिकम्पोजिशन के माध्यम से पुनः जो है यहां पर प्राप्त हो गया। तो ये जो एक पूरा चक्रण चल रहा है। फिर वही नहीं, फिर यहां पे आप देखेंगे जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो जीवाश्मी ईंधन का दहन होता है, चाहे वाहनों में चाहे फैक्ट्रियों में, है ना, वहां भी सल्फर का उत्सर्जन होता है। तो हमने देखा कि ज्वालामुखीता से, फिर चट्टानों के पिघलन से या अपक्षयण से, है ना, फिर उर्वरक के माध्यम से, फिर उसके बाद फैक्ट्रियों के धुएं जो हैं वहां से, फिर वाहनों से जो उत्सर्जित गैस होती है वहां भी सल्फर की मात्रा कुछ होती है वहां से। तो इतने स्रोत जो है सल्फर के हैं। फिर किस प्रकार से इसका चक्रण हो रहा है वो भी यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया कि जीव से मृदा से पेड़ पौधों में फिर SOS सल्फेट के रूप में ग्रहण कर रहे हैं पेड़ पौधे, है ना। तो फिर पेड़ पौधों में भोजन बनाते हैं जीव जो है, यानी कि गाय भोजन कर रही है, फिर गाय जब अपशिष्ट मृत अवस्था को प्राप्त हो रही है, पुनः उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, फिर पुनः वह जो मृदा को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो पूरा चक्रण है ये एक पूरा का पूरा सल्फर चक्र कहलाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या थे कि अभी हमने जाना कि अगर ये कहा जाए
कि सल्फर की भूमिका जो है किस प्रकार से किसी जीव के निर्माण में है। तो जीव के निर्माण में प्रोटीन के लिए, एंजाइम के लिए, है ना, विटामिन के लिए, उसमें जो है सल्फर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये पूरा का पूरा हमने सल्फर चक्र समझ लिया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर बायोजियोकेमिकल साइकिल के टॉपिक में जो है हमने कार्बन चक्र यानी कि जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र यानी कि जलीय चक्र, उसके बाद कार्बन चक्र, फिर नाइट्रोजन चक्र, फिर फास्फोरस चक्र, फिर सल्फर चक्र संपूर्णता में समझने का प्रयास किया। अब इस टॉपिक से जुड़े हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ये जलीय चक्र से संबंधित प्रश्न है कि स्वच्छ जल जो है वो कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी जो है हो सकती है। हालांकि फैक्चुअल प्रश्न है, इसकी हमने यहाँ पे चर्चा नहीं की है। प्रश्न का हल करा, आप जानते हैं कि ये रिवीजन क्लास है। जो हमारे क्लास में स्लाइड के माध्यम से चर्चा करते समय जो तथ्य या अवधारणा मिस हो जाती है उसे हम प्रश्नों में भी शामिल कर लेते हैं और वहां पे उसका जो है विश्लेषण जो है बढ़िया से हो जाता है, ताकि जो है वो टॉपिक वहां भी आपका तैयार हो जाए, उसका रिवीजन बढ़िया से हो जाए। ठीक है, तो अब इसे हम देखते हैं। हिम एवं ग्लेशियर जो है स्वच्छ जल में इसकी कितनी भागीदारी है, भूमिगत जल की, झील की, नदी की, इसको जो हम मिलान के रूप में ये प्रश्न है देख लेते हैं। जो हिम एवं ग्लेशियर के रूप में है ये जो है लगभग 75% के आसपास प्राप्त होता है। कितना? 75% के रूप में। यानी कि अगर पृथ्वी पर स्वच्छ जल कितना प्राप्त होता है तो वो जो है उसमें भागीदारी जो हिम एवं ग्लेशियर की है वो कितनी है? 75% है। वहीं जो भूमिगत जल है स्वच्छ जल में उसकी भागीदारी कितनी होगी? 24%। अब मिलान कर लीजिए कि A3 कहां पे है? A3 दो जगहों पे है, इसको कट कर लेते हैं। A3 दो जगहों पे है। फिर B का देख लेते हैं, भूमिगत जल B1। B1 इन दोनों में से किस में है? यहां पर है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। आपका विकल्प जो D है वो सही हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो स्वच्छ जल है उसकी प्रतिशतता, उसकी भागीदारी कितनी है जलीय तंत्र में, वो यहां पे समझ लिया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, पता नहीं, नाइट्रेट, ये भी नहीं पता, अमोनिया, नाइट्राइट। अब आप गेस करिए सब कितने नजदीक विकल्प दिए गए हैं। अगर आपने नाइट्रोजन चक्र बेहतर नहीं पढ़ा है, बढ़िया से नहीं समझा है, तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? क्योंकि आपने देखा कि वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के संबंध में अमोनिया यानी कि NH3 अमोनीकरण भी हो रहा था। जैसे यूरिया प्रोटीन जो शरीर में था उसका जो अपघटन हो रहा था जीवाणुओं या जैविक गतिविधियों द्वारा, तो वो जो है अमोनीकरण कहला रहा था। तो वहां पे आप इसको भी मार सकते हैं, जबकि एक प्रश्न विकल्प गलत है। नाइट्राइड, ये भी गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गलत है, इसकी भी चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की तो कोई चर्चा ही नहीं है ना। अब बचता क्या आपका? नाइट्रेट यानी कि NO3। इसी रूप में जो है नाइट्रोजन को जो है पौधे नाइट्रोजन गैस को या नाइट्रोजन अणु को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, NO3 फॉर्म में ग्रहण करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोतों के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। सत्य नहीं, असत्य। किसके संबंध में? CO2 के संबंध में। CO2 के संबंध में वायुमंडल में जो असत्य कथन दिया गया है यहाँ पे उस पर विचार करना है, उसको देखना है। चलते हैं। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यानी कि उत्पादक जो होते हैं उनके द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अभी हमें इसको कंफ्यूज है, यहाँ इसको छोड़ देते हैं। अगला है आपका, ज्वालामुखी क्रियाओं तथा जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है।
ये हमारा क्लियर है। हमने ये अभी अभी पढ़ा कि जो जीवाश्मी ईंधन है, पेट्रो पदार्थ हैं, अगर हम इसे जलाते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो इसको हमने सही मान लिया। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कंट्राडिक्टरी चीजें आ रही हैं, विरोधाभासी चीजें आ रही हैं। एक तरफ आप अक्षय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की भी बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप जान रहे हैं, आप वैश्विक उष्णता को, ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापन को आप कम करना चाहते हैं। उसी के संबंध में आप अक्षय ऊर्जा अपना रहे हैं, है ना? और वहीं पे आप अगर उस अक्षय ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी तो ये कैसे सही हो गया? तो ये ही तो आपका असत्य कथन है। यही तो आपको पहचानना था, बाकी तो आपके सब सही हैं। यही आपका असत्य है, यही विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। इसके संबंध में क्या है? उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं, ये पृथ्वी के कार्बन चक्र के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल में किन क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। आया समझ में? यानी कि ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं, किन किन प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ऐड होती है, उसे पूछ रहा है। ज्वालामुखी क्रियाएं बिल्कुल उत्सर्जित होती हैं। जैव पदार्थों का अपक्षय, अपक्षय से तात्पर्य है यहां वेदरिंग नहीं, जैव पदार्थों का अपघटन। ठीक है, तो वहां भी जानते हैं, अभी हमने जाना जो डिकम्पोजिशन हो रहा था जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा, तो वहां पे भी तो CO2 उत्सर्जित हो रही थी, यहां भी हो रहा है। श्वसन, रेस्पिरेशन, बिल्कुल हम सांस ले रहे हैं तो CO2 मुक्त ही कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये तो खेल है यहाँ पे तो पॉजिटिव नहीं, ऐड नहीं कर रहा है, ये तो निगेटिव यानी कि ले रहा है, वायुमंडल में कमी कर रहा है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। CO2 जो है ग्रहण कर रहा है वहां से, ना कि CO2 वहां पे ऐड कर रहा है, यानी कि मुक्त नहीं कर रहा है, ले रहा है, कम कर रहा है। तो यही आपका हो गया। तो अब विकल्प पे आते हैं। ये विकल्प आपका गलत है, एक गलत करिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? 2 3 दोनों में कॉमन है, चौथा देखना है हमें, ज्वालामुखी ये तो है ही, तो इसका मतलब ये हो गया आपका विकल्प सी सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं। सही है, आप जानते हैं पोषक तत्वों का चक्रण होता है ना? अभी हमने पढ़ा, किंतु ऊर्जा का नहीं। ऊर्जा जानते हैं एक दिशा में चलती है, इसका प्रवाह एक दिशीय होता है ना? सही हो गया। अब एक विकल्प सही है, एक विकल्प ये गलत हो गए दोनों। अगला है, कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, इसको भी सही मान लेते हैं। स्यूडोमोनास एक नाइट्रिक कारक जीवाणु है, यहां पे कुछ लोचा है। सल्फर चक्र गैसीय व अवसादी दोनों चक्रों में प्राप्त होता है, अभी हमने देखा। क्योंकि सल्फर जो है ये गैसों, यानी कि आपने देखा कि ज्वालामुखी क्रिया जो हो रही है वहां पे भी गैसों के माध्यम से, या जो ईंधन जो जल रहा है जीवाश्मी ईंधन, वहां भी सल्फर गैस निकल रही है ना? फिर उसके बाद चट्टानों से भी निकल रही है ना? अपक्षयन के माध्यम से, लीचिंग के माध्यम से। तो ये जो है आपका सही हो गया। बचा कौन सा? 3, यानी कि 1 2 4, ये भी गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। इसमें जो स्यूडोमोनास है ये नहीं होगा, इसकी जगह पे नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा, जो नाइट्रिक कारक जीवाणु होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता?
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? यही जब भी पिछला प्रश्न देखा उसी को यहाँ पे उलट कर दे दिया गया है। श्वसन के माध्यम से हम CO2 मुक्त करते हैं, ये भी बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी यहाँ भी ऐड होती है, यहाँ भी ऐड होती है, यही नहीं होता है, यानी कि ये नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। सत्य नहीं, असत्य। फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने में सहायक होता है। में भी अभी हमने देखा। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता। ये अति है, अति सर्वत्र वर्जित है ना। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, यहीं पे गलती हो गई। पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। सही। फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र में शामिल किया जाता है, ये भी सही। ये आपका गलत है, यानी कि यही असत्य है। ठीक। अगला प्रश्न है, सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमीनो अम्ल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात। एमिनो अम्ल हमने जाना, जो प्रोटीन है ना, जो डीएनए है, आरएनए है, ठीक, वहां पे जो एंजाइम्स हैं उसमें सल्फर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का एक कारक है, ये भी सही है। अब ये एक कथन आ गया, बेजिया टोवा की कुछ प्रजातियां अपचयन द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फ को तत्व स्वरूप में बदल देती हैं। अब यहां पे हमें कंफ्यूजन हो गया, इसको हम नहीं जानते, सपोज कीजिए। अगला है, न्यूरोस्पोरा तथा एस्परजिलस जैसे कवक सल्फर का विघटन करते हैं। अब यहां पे हमें एक नया तथ्य मिल गया। क्या? न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस जैसे कवक जो है सल्फर का विघटन करते हैं। अब ये यहीं से एक नया प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सल्फर के विघटन करता कवक हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा एवं एस्परजिलस। अगला प्रश्न यहीं से बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये विकल्प जो है आपका, ये कथन आपका गलत हो जाता है। 1 2 4 सही है, 1 2 4 इसमें है क्या? हाँ, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न कठिन था, लेकिन यहाँ पे हमें एक नया तथ्य मिलता है। इस प्रकार से हमारे रिवीजन में जो है ये समृद्धि करता है, इनरिचमेंट करता है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा एवं एस्परजिलस कवक, याद रखिएगा, यहाँ पे नया प्रश्न बन सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? हमारा जो अभी इस टॉपिक पढ़ाने का जो शीर्षक था वही शीर्षक ही पूछ लिया कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। हमने रासायनिक चक्र पढ़ा? बिल्कुल नहीं। भूवैज्ञानिक चक्र पढ़ा? बिल्कुल नहीं। भू रासायनिक चक्र पढ़ा? नहीं। जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ा? यही आपका सही है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किस चक्र में? कौन से चक्र में आप देख रहे थे कि सबसे ज्यादा सौर विकिरण की भूमिका आ रही थी उभर के, है ना? किस चक्र में, कौन सा चक्र सबसे ज्यादा, किस चक्र में सौर विकिरण अपनी भूमिका सर्वाधिक अदा कर रहा था? अभी हमने देखा था वाष्पीकरण, ये किस चक्र में हो रहा था? जलीय चक्र में। नाइट्रोजन चक्र बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन चक्र बिल्कुल नहीं, कार्बन चक्र बिल्कुल नहीं, जलीय चक्र में। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर जो है हमने 10 प्रश्न की जो है व्याख्या भी कर ली, उसमें 1 2 तथ्य जो निकल के आए कवक सल्फर के संबंध में उनका भी चर्चा कर ली, है ना। और एक पूरा जो बायोजियो केमिकल साइकिल जो चैप्टर है वो यहीं पे पूरा समाप्त होता है।